हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7th का, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी के अंदर यानी हम आज पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी कैसे बनी है, कितनी परत है इनकी, और उसके बाद चट्टान। चलिए हम देखते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? यह सब मन में क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम इसका देखते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी है, जैसा कि चित्र संख्या 2.1 में दिखाया गया है। ये 2.1 बनी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। यानी ये पहली परत है, सबसे ऊपरी परत, ये परपटी होती है। आगे देखते हैं। समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। महाद्वीपीय संहति सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl कहते हैं। यानी सी का मतलब है सिलिका एंड एल का मतलब है एल्यूमिना, कहा जाता है Cl। चलिए आगे देखते हैं। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे हम सीमय यानी सी मतलब सिलिका, मै मतलब मैग्नीशियम कहा जाता है। चित्र संख्या 2.2। चलिए देखते हैं हम आगे। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है, यानी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है। चलिए हम अब आगे देखते हैं। क्रोड होती है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे नीफे निकिल एंड फेरस कहते हैं। निकिल एंड फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। जो केंद्रीय क्रोड होता है अंदर का, यहाँ पे इसका तापमान और दाब काफी उच्च होता है। चलिए हम आगे देखते हैं अब खनिज और शैल। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, हम इसको देख लेते हैं। क्या है यहाँ पे? पृथ्वी के बारे में। ये हमारी पृथ्वी है। मान लीजिए ऐसे हम इसको एक साइड से ऐसे कट करके निकाल देते हैं। तो इसमें देखते हैं, ये जो सबसे ऊपरी परत है, ये आपकी परपटी हो गई। ये आपका यहाँ पे आंतरिक कोर है, और इसमें एक आंतरिक और बाह्य कोर होता है। तो एक यहाँ पे जो होता है, ये आंतरिक कोर है। जो बाहर का कोर होता है उसे हम बाह्य कोर कहते हैं या क्रोड कहते हैं। और उसके बाद परपटी के बाद मेंटल होता है। जो सेकंड परत होती है उसे हम मेंटल कहते हैं। ये इसका परपटी के बाद का जो होता है, ये स्थल मंडल होता है। चलिए हम देखते हैं अब आगे। यहाँ पे दिखाया गया है, ये महासागरीय परपटी है। यहाँ महासागर, जैसे सागरों का जैसे पृथ्वी है, वैसे सागरों का भी वितरण हुआ है। ये महासागरीय परपटी हो गया, उसके बाद महासागर हो गया।
फिर यहाँ पे महाद्वीप जैसे हो गए, उसके बाद महाद्वीपी परपटी को चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं शैल और खनिज क्या होते हैं। खनिज एवं शैल। पृथ्वी की अनेक प्रकार पृथ्वी की अनेक प्रकार की पृथ्वी अनेक प्रकार की शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ पृथ्वी के परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल तीन प्रकार की होती है। आग्नेय शैल, अवसादी, आग्नेय मतलब इग्नियस, और अवसादी सेडिमेंट्री शैल। तीसरा कायांतरित मेटामॉर्फिक शैल। तो देखते हैं, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार शैल को हम आग्नेय शैल कहते हैं। जब द्रवित मैग्मा बाहर निकलता है, ठंडा होकर ठोस हो जाता है, उसे हम आग्नेय शैल कहते हैं। आग्नेय शैल को हम प्राथमिक शैल कहते हैं। और आग्नेय शैल दो प्रकार की होती है। आग्नेय शैल दो प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल, बहिर्भेदी शैल। तो हम देखते हैं ये अंतर्भेदी बहिर्भेदी शैल क्या होती है। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जिससे जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है ज्वालामुखी के दौरान, जो लाल द्रवित मैग्मा निकलता है, इसे हम लावा कहते हैं। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी के सतह पर आता है या तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी शैल कहते हैं। यानी जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और यहाँ ठंडा हो जाता है, इन्हें हम बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से बना है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ गया कि भारत का दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है, तो वहाँ आपका सही आंसर होगा कि बेसाल्ट की चट्टानों से बना हुआ है, बेसाल्ट शैलों से बना हुआ है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ से निकला, यहीं से निकल के यहाँ अंदर ठंडा हो गया। तो यहाँ जब यहाँ पे जो लावा ठंडा हो जाएगा, वहाँ जो शैल का निर्माण होगा उन्हें हम अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बहुत बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। ले मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे टुकड़ों को हम अवसाद कहते हैं। कई बार आता है मन में कि अवसाद क्या होता है। जब कोई चट्टान होती है, लुढ़क कर, चटक कर, टूट कर, टकरा कर ऐसे टूट जाती छोटे छोटे टुकड़े में, वह जहाँ अवसाद बन जाता है, वही अवसाद होता है। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर शैल की परत बना लेते हैं। इस प्रकार इस शैलों को हम अवसादी शैल कहते हैं। जैसे धीरे धीरे इकट्ठे हुए, दबकर धीरे धीरे एक बड़ा चट्टान बन गए, इन्हें हम अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे होंगे के जीवाश्म भी हो सकते हैं। यानी अगर पूछा कि जीवाश्म शैल हम किसे कहते हैं, तो वो हो जाएगा अवसादी। अवसादी शैल जीवाश्म युक्त होती है। चलिए अब आगे देखते हैं।
आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। यानी आग्नेय सेल जो होती हैं, अवसादी सेल, आग्नेय और अवसादी दोनों, यानी आग्नेय अवसादी दोनों सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती हैं, जैसा कि चित्र संख्या 2.3 में दिखाया गया। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एक चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जिस तरह से चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाती है, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार से आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। चलिए देखते हैं। तो आगे देखते हैं कि सेलों का उपयोग हमारे लिए क्या है, महत्व क्या है सेलों का। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, यानी जो खेल में पिट्ठू खेलते थे हम लोग, चिबिड्डी, स्टापू या किट-किट खेलते थे। 5 पत्थर ये गिट्टी से होता था। आप अपने दादा-दादी, नानी-पिता, माता-पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। ये बच्चों के लिए है। चलिए आगे देखते हैं अब। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन को ही इस प्रक्रिया को हम सेल चक्र कहते हैं। जब एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तित हो जाती है तो उसे हम सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण कर लेती है। अवसादी सेल का निर्माण कर लेती है। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी चट्टानें ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में बन जाता है, जैसा कि चित्र संख्या 2.4 में दिखाया गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब लावा का द्रवित या गर्म मैग्मा ठोस चट्टानों में बदल जाता है तो वह आग्नेय सेल हो जाती है। यहाँ मान लीजिए आग्नेय सेल बनी, इसके माध्यम से आग्नेय सेल का निर्माण हुआ। उसके बाद जब ये आग्नेय सेल छोटे-छोटे टुकड़ों में, छोटे-छोटे खंडों में अवसाद के रूप में जमा हो जाती है, तो ये अवसाद बन जाता है और उसके बाद स्थान से स्थानांतरित होकर जब ये एक दूसरे से स्थानांतरित होकर यहाँ पे पहुँच जाती हैं, उसके बाद यहाँ अवसादी सेल का निर्माण हो जाता है। जब ये आग्नेय सेल और अवसादी ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। जब ये कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती हैं, उसके बाद अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण ये जो कायांतरित सेल है पुनः मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये है एक सेल का चक्र है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि फिर उसके बाद मैग्मा फिर से आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। चलिए हम अब आगे देखते हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरकों में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो अब चलिए आगे देखते हैं। आगे अब कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है। तो पहला है पृथ्वी की 3 परतें कौन-कौन सी हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक प्रॉपर्टी है पहला, मेंटल दूसरा, तीसरा क्रूड। ये पृथ्वी की 3 परतें हैं। सेल क्या होती हैं? देखते हैं कि सेल क्या होती है। सेल अभी पढ़ा हमने।
ये पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाते हैं खनिज पदार्थ, उनका जो प्राकृतिक पिंड एक पिंड बन जाता है, उन्हें हम सेल कहते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कि 3 प्रकार की सेलों का नाम क्या है? तो हमने पढ़ा कि आग्नेय सेल, आग्नेय सेल, अवसादी, कायांतरित। 3 प्रकार की सेलें होती हैं। यहाँ पूछा है अंतर्भेदी एवं बहिर्वेदी एवं अंतर्भेदी सेलों का निर्माण कैसे होता है? तो यहाँ देखते हैं कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी से यहाँ से यहाँ से मैग्मा बाहर निकला, यहाँ पे ठंडा हो गया बाहर, तो यहाँ पे बहिर्भेदी सेल का निर्माण होगा बाहर। उसके बाद अंतर्भेदी सेल का निर्माण कब होता है? इसके अपोजिट, इसके अपोजिट जस्ट मान लीजिए यहाँ से हुआ, मैग्मा अंदर ही ठंडा हो गया। जब मैग्मा अंदर ही ठंडा हो जाता है, उन्हें हम अंतर्भेदी सेल कहते हैं। चलिए देखते हैं सेल चक्र क्या होता है। सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? तो सेल चक्र से यह मतलब होता है कि जब एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तित हो जाती है, जैसे आग्नेय सेल अवसादी सेल में परिवर्तित हो गई और अवसादी सेल कायांतरित में अवसादी और आग्नेय कायांतरित में परिवर्तित हो गई। उसके बाद ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः मैग्मा में परिवर्तित हो गई। जब यह प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है, उन्हें हम सेल चक्र कहते हैं। अब यहाँ पूछा है कि सेलों का उपयोग क्या होता है? सेलों का उपयोग कायांतरित सेल क्या होती है? तो चलिए देखते हैं सेलों का उपयोग। यहाँ पे दिया गया है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क एवं घर बनाने, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। तो इस तरह से सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? कायांतरित सेल क्या होती है? तो यहाँ पे बताया गया है कायांतरित सेल के बारे में। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा में बन जाती है। कायांतरित सेल तब बनती है जब आग्नेय सेल और अवसादी सेल दोनों ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल बना लेती हैं। कायांतरित सेल का निर्माण होता है। चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ पे पहला है द्रवित मैग्मा से बने सेल। जब द्रवित मैग्मा सेल बनती है तो आपको पता है कि इसे हम आग्नेय सेल कहते हैं। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को हम क्रोड कहते हैं। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा खनिज। सेल जिसमें जीवाश्म होते उन्हें हम अवसादी सेल कहते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत है, इसको हम परपटी कहते हैं। अब यहाँ पे मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा क्रोड, क्रोड हो जाएगा ये सबसे भीतरी परत। उसके बाद यहाँ खनिज हो जाएगा, खनिज का हो जाएगा इसका एक रासायनिक मिश्रण होता है।
सेल का हो जाएगा कि सेल सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोगी होता है। उसके बाद सीएल हो जाएगा, सीएल का मतलब सिलिका एवं एल्यूमिना। यहाँ पे चिकनी मिट्टी का हो जाएगा, चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलता है, यहाँ पे स्लेट में बदलता है। उसके बाद इसी तरह सब पूरा हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे खत्म हो गया, अभ्यास प्रश्न खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, चैप्टर नंबर 3। तो इससे अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।